स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की, जिन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की गुजारिश उन्होंने की है। सितंबर 2020 तक इस योजना को बढ़ाया जाए, यह गुजारिश की गई है। 14.10 लाख राशन कार्ड वाले परिवारों को भी इसका फायदा मिले और जरूरतमंद लोगों की रोजी रोटी की चिंता इससे कम होगी। जन साधारण में भी सकारात्मक संदेश जाएगा, उन्होंने लिखा। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस पत्र को लेकर। राघवेंद्र, और पत्र का क्या मजमून है, क्या उन्होंने और लिखा है प्रधानमंत्री? देखिए, इस पत्र में साफ तौर पे जिक्र किया है मुख्यमंत्री ने कि अगर इस अन्न बांटने की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, उसको अगर 3 महीने बढ़ा दिया जाता है तो प्रदेश के करीब 65 लाख जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार छीना है, मजदूर हैं, खासकर जो छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके सामने जो है रोजी रोटी का संकट है। अगर दोनों वक्त का चावल और जो है दाल दिया जा रहा है इस योजना के तहत, जो है वो अगर मिल जाता है मुफ्त में, तो जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें कम होंगी। यही वजह है कि जो योजना जून तक के लिए उसे 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। और लगभग 51 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में है जो इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के द्वारा 14 लाख अन्य लोगों को भी जो है योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो उनको भी मुफ्त में बांटा जाए, ये मांग जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। और अगले 3 महीनों तक अगर केंद्र सरकार इस योजना को एक्सटेंड करती है तो जाहिर तौर पर प्रदेश के बहुत संख्यक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। और इस लॉकडाउन के मुसीबत की घड़ी में उनके सामने जो है कहीं ना कहीं परेशानियां कम होंगी और वो सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने रोजगार का संकट है। ऐसे में जब रोजगार नहीं है तो फिर खाने पीने की दिक्कतें जो है वो जो है खड़ी हो गई हैं। तो जाहिर तौर पर इस योजना से लाभ उनको मिलेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, किस तरीके से इस पर पहल आगे की जाती है, क्योंकि लॉकडाउन लंबे समय से जारी है। अभी भी जो कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत जल्दी सुधर नहीं रही है। बहुत सारे जो निकल कर जो नए पेशेंट आ रहे हैं वो खासकर मजदूर वर्ग से आ रहे हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये समस्या जो है अगले और कुछ महीनों तक रहेगी। तो ऐसे में 3 महीनों के बढ़ाने के लिए मांग की गई है। उस मांग पर अब किस तरीके से केंद्र सरकार निर्णय करती है ये देखना होगा। जी शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में गौ धन न्याय योजना की शुरुआत हरेली के दिन से की जाएगी। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इसके लिए 5 मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है। इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल होंगे। ये समिति 8 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। गौ धन न्याय योजना के तहत गोबर गैस बनाकर घरों तक सप्लाई किया जा सकता है और जिन गांवों में अधिक मवेशी हैं वहां सिलेंडर भरने के लिए भी काम किया जा सकता है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश की गौशालाओं में भ्रष्टाचार भी हुआ, मवेशी भी मरे। उन्होंने कहा कि गौ पालन जब तक रोजगार से नहीं जुड़ेगा तब तक गौ पालन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के जरिए एक गांव में 30 से 40 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस तरह से 2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 2200 गौठान तैयार हैं, जबकि 2800 गौठान का निर्माण किया जा रहा है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। राघवेंद्र, एक बड़ी योजना की तैयारी सरकार की है। गौठान के बारे में तो हमेशा फोकस रहा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जिक्र मुख्यमंत्री इसके पहले भी करते रहे हैं और उनका एक कह सकते हैं कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है कि वो इसे अमल में ले आएँ और जो प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र है उसकी बुनियाद इससे मजबूत हो सकेगी। इसके अलावा अब हरेली से भी एक नई योजना की शुरुआत हो रही है।
देखिए, हरेली से इस योजना की शुरुआत की जाएगी और जाहिर तौर पर जो गोबर होता है जो वो काफ़ी एक तरीके से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। चाहे न केवल वो बायोगैस बनाने के काम आएगा बल्कि खाद बनाने के काम भी आता है, और अगर खाद बनाकर मार्केट में बेचा जाएगा तो भी उससे आमदनी होगी। जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जो मवेशी हैं वो सड़कों पर अभी घूमते रहते हैं, जिसके कारण से आए दिन दुर्घटनाएं भी होते रहती हैं। अब अगर जो है उनके गोबर को बेचने अगर सरकार खरीदेगी, जिसके लिए समिति का गठन किया गया है, रेट तय किया जाएगा, और जाहिर तौर पर जब गोबर खरीदा जाएगा तो उसका लाभ जो लोग गाय पालन करने वाले लोग हैं या गौठान जहाँ पर रखा जाएगा उनको, तो गौठान जो समिति बनेगी उस समिति को भी उससे फ़ायदा होगा। साथ ही अगर लोग अपने से गोबर अगर सरकार के पास बेचेंगे तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो जाहिर तौर पर सड़कों से भी जो है गाय जो दूसरे मवेशी हैं वो एक तरीके से लोग घरों में रखेंगे, और उस गोबर का जो है बेचकर उससे न केवल आमदनी होगी बल्कि उसका जो सदुपयोग किया जाएगा, चाहे वो बायोगैस बनाने के रूप में हो या फिर उसको खाद बनाने के रूप में हो। खाद जब बनाया जाएगा तो भी उसका फ़ायदा किसानों को ही मिलेगा, कम दाम में खाद उपलब्ध होगा और उस खाद से बेहतर उत्पादन होगा, क्योंकि रासायनिक खादों के उपयोग से लगातार जो ज़मीन है वो बंजर होती है। वो अगर ऑर्गेनिक खाद उपयोग किया जाएगा तो जाहिर तौर पर उससे जो है फसल भी बेहतर उत्पादन होगी और एक तरीके से आमदनी भी किसानों की बढ़ जाएगी। तो यही कोशिश है सरकार की कि किसानों की आमदनी किसी न किसी तरीके से बढ़ाया जाए, और जितने गौठान छत्तीसगढ़ में निर्माण हो चुके हैं 2200 के लगभग, और लगभग 2800 से 3000 और गौठान का निर्माण किया जाना, तो इस तरह से करीब 5000 गौठान बनाए जाएंगे, और उन गौठानों में जो कि लगभग हर गांव में होगा तो उन गांव में गायों को रखा जाएगा और उनसे जो है जो गोबर निकलेगा उसका उपयोग जो है इस तरीके से किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर एक बेहतर पहल है सरकार की, और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है उसके तहत जो फ़ायदा हो सकता है, इससे जोड़कर दोनों चीज़ों का अगर एक तरीके से देखा जाए तो और फ़ायदा होगा, और किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से रोजगार इससे उपलब्ध करा पाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राघवेंद्र। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। झीरम कांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पर दबाव बनाने लगी है। बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से झीरम को लेकर कांग्रेस की सरकार को घेर रहे हैं। सरोज पांडे ने वर्चुअल रैली में कहा था कि झीरम के सबूत विपक्ष में रहते भूपेश बघेल की जेब में थे, तो अब कांग्रेस सत्ता में है तो भूपेश बघेल खुद मुख्यमंत्री भी हैं, तो झीरम के सबूत क्यों नहीं सामने लाए जाते। सरोज पांडे और बीजेपी के नेताओं के बयानों को लेकर कांग्रेस ने भी अब हमला बोला है। सरोज पांडे ने कभी झीरम के शहीदों के परिवारजनों की पीड़ा को समझने की कोशिश क्यों नहीं की। सरोज पांडे की केंद्र में सरकार में बैठे लोगों से अच्छे संबंध हैं, उन्होंने कभी क्यों झीरम के शहीदों के परिवारजनों की इच्छा के अनुरूप जांच करवाने की कोशिश क्यों नहीं की। और रमन्ना का नाम, बड़े बड़े माओवादी नेताओं का नाम जब एनआईए की पहली चार्जशीट में था तो फाइनल चार्जशीट से उसको कैसे हटा दिया गया। एनआईए ने षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं की। सरोज पांडे जी को यह बताना चाहिए कि यदि झीरम के षड्यंत्र की जांच हो जाएगी तो उनको या भाजपा को कौन सा नुकसान पहुंचेगा। क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, सरकार उनकी है, 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। आप इसको केवल जिंदा रखने के लिए इस मुद्दे को और राजनीतिक अपना निहितार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी बात करें, लेकिन लोगों के सामने तो सब स्पष्ट है। अब आपकी सरकार, आप कहते रहे कि मेरे पास सबूत है, मेरे जेब में सबूत है, तो अब तो समय है, और इस मामले को आप दुनिया भर का राजनीतिक रंग देने से तो कोई किसी के साथ न्याय नहीं होगा। यदि आप दिवंगत नेताओं के साथ सहानुभूति रखती है सरकार, उसके प्रति जरा भी उनको संवेदना है, तो आप इसको राजनीतिक रंग देने के बजाय आप सही दिशा में काम करिए। आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर सांसद सुनील सोनी ने आज का दिन देश के लिए काला दिन बताया। उनका कहना है कि आपातकाल में अंग्रेजों से ज्यादा क्रूरता उस समय देखने को मिली थी। हमारे साथियों ने 19 महीने जेल में बिताए थे। प्रधानमंत्री पद का इंदिरा जी ने दुरुपयोग किया था। वहीं राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मीसा बंदियों की पेंशन को रोक दिया गया। इस पेंशन की राशि को जारी करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मांग भी की गई है। दोस्त लोगों को
जेलों में ठूस दिया गया, छोटे छोटे बच्चे लोगों को ठूस दिया। एक आतंकी व्यवहार हो गया था। लोगों को लगा कि हम अपने देश में हैं कि और कहीं हैं। अंग्रेजों से ज्यादा क्रूरता जो है उस समय देखने को मिली। लगभग 19 महीने तक के जो है हमारे भाई बहन लोग जेल के अंदर में रहे और उनके ऊपर अनेक आपराधिक प्रकरण जब दर्ज किए गए। ये निंदनीय दिन है। ये इंदिरा जी ने जो एक प्रधानमंत्री का जो पद का दुरुपयोग किया और बताया कि कांग्रेस का जो एजेंडा है वो एजेंडा उस समय लिखा गया था। इधर कांग्रेस आज पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर नजर आई। इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि के साथ ही केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला गया। प्रदेश कांग्रेस तेल के बढ़ते दाम और चीन से मौजूदा विवाद को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी। इसमें पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद, विधायक सभी शामिल रहे। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा देखने को मिला और जगह जगह अलग अलग तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर धमतरी में भी युवा कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। शहर के घड़ी चौक पर युवा कांग्रेस इकट्ठे हुए और बाइक पर कफन चढ़ाकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा और दाम को कम करने की मांग की। लगातार आज 19वां दिन है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और आज पेट्रोल डीजल का दाम ऐसा हो गया कि एक ऐतिहासिक है आज का दिन। आज के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीजल का दाम पेट्रोल से ज़्यादा हो। आज डीजल का दाम 80 के पार हो गया। तो हम मोदी जी से यही मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम है उसको तत्काल वापस लिया जाए। ये NSUI के कार्यकर्ता हैं जो डीजल की वृद्धि, मूल्य वृद्धि को लेकर यहाँ पे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, धारा 144 लगी है, क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? इनके द्वारा सूचना दी गई थी और सांकेतिक रूप से जो पुलिस बल है वो यहाँ पर व्यवस्था लगा। रायपुर के 50,000 लोगों को आज भी सप्लाई का पानी नहीं मिला। गुड़ियारी इलाके में पानी की सप्लाई बाधित रही और इस इलाके में पानी की सप्लाई पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से नहीं हो पा रही। इसके रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। 2 दिनों तक रिपेयरिंग का काम चलने वाला है। इसकी वजह से कई वार्डों के करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में लोगों को आज भी पानी के लिए तरसना पड़ा। कल न्यूज 18 ने दिखाया था कि किस तरह से लोग गुड़ियारी थाने से पानी ले जा रहे हैं। हालांकि खबर दिखाने के बाद टैंकर तो भेजा गया लेकिन वो अपर्याप्त ही रहा। इसको लेकर लोग शिकायत कर रहे हैं। उधर महापौर एजाज ढेबर ने टैंकर से पानी की आपूर्ति के निर्देश दिए। उम्मीद की जा रही है कि कल से व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 15 दिन पहले 2 हाथियों की मौत के मामले में राज्य स्तरीय 5 सदस्यों का जांच दल प्रतापपुर पहुंचा, जहां पर हाथियों की मौत वाली जगह का मुआयना किया गया। इसके बाद स्थानीय रेस्ट हाउस में सुबह 11 बजे से 3 बजे तक स्थानीय लोगों और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का बयान दर्ज किया गया। दरअसल प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 9 और 10 जून को लगातार 2 हथिनियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, जहां पर 11 जून को प्रतापपुर से सटे बलरामपुर जिले के राजपुर में तीसरी हथिनी की मौत के बाद से ही जांच का सिलसिला चला आ रहा है। मंगलवार को केंद्र की ओर से आई 3 सदस्यीय जांच दल ने गोपनीय तरीके से जांच की थी और वो रवाना हो चुका है। फिर यहाँ कुछ बयान दर्ज करवा रहे हैं, कुछ स्टाफ की, कुछ लोगों की भी है, गणेशपुर गांव के भी कुछ लोग आए हुए हैं, उनकी बयान हम दर्ज करेंगे और जांच चल रही है। जो इसी महीने की जो है वो 3 हाथी जो यहाँ मृत पाए गए थे, वो उसमें उसी सिलसिले में ही हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी जांच चल रही है, बयान में तो अलग है। जांच हम पूरा करके जाएंगे। अभी जो जैसे भी है अभी आगे और भी फील्ड जाना है और बयान भी लेना है। क्या लग रहा है? उससे अभी नहीं बता पाएंगे क्या है, जांच अभी चल ही रहा है। आज रायपुर से जो सरगुजा परिक्षेत्र में 3 हाथियों की मृत्यु हुई है, उस संदर्भ में
5 सदस्यीय जांच समिति आए हुए हैं। हम लोग आज सवेरे घटनास्थल गणेशपुर गए थे। गणेशपुर में जाकर जिस स्थान पर हाथियों की मृत्यु हुई है उसके आसपास के पूरे एरिया का निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण करने के पश्चात यहाँ पर उससे संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों का बयान अभी चल रहा है। प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा सुकमा के प्रवास पर थे और वन मंडल के कार्यक्रम में वे शरीक हुए। यहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को निशाने पर लिया और कहा कि रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जबकि उन्हें देश के प्रधानमंत्री को खत लिखना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर बाकी प्रदेशों में भी किसानों को धान का इतना पैसा दे। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि चीन सीमा पर क्या हुआ देश की जनता जानना चाहती है। कल पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह का हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक लेटर लिखा है। मैं मुख्यमंत्री रमन सिंह को सलाह देता हूं और हमारा मुख्यमंत्री को लेटर लिखना छोड़कर वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखे। वो मोदी को इतना डरता है। हमारा दान 2500 रुपया दान खरीदी हो रहा था, उस समय एक भी लेटर देश का प्रधानमंत्री को नहीं लिखा। इसमें हमारा 20 जवान बहादुर जवान सेना के बॉर्डर में जाके शहीद हुआ है, उसको मैं नमन करता हूं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। कोरबा में एक शख्स का 14 दिनों से लापता भाई मिल गया। कोरोना संक्रमण काल में भले ही लोगों की परेशानी बढ़ गई, लेकिन कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रेमचंद रेलवानी बुधवार का दिन परिवार के लिए खुशी लेकर आया। दरअसल गुमशुदा अशोक 14 साल के बाद घर लौटे हैं। महाराष्ट्र के गुरुद्वारे में वे सेवा कर रहे थे। बस से किसी तरह वापस लौटने पर परिवार में खुशी का माहौल है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अशोक को 14 दिन के क्वारंटीन में परिवार ने रखा है। वो मेरे बड़े भाई हैं। वो 14 साल से गुमशुदा थे। सिटी कोतवाली में पहले रिपोर्ट की गई थी। अचानक आए हैं 14 साल बाद। ये घर पे आने के बाद उसने कहा मैं नांदेड़ में गुरुद्वारे में सेवा कर रहा था। हम लोगों ने खोजबीन बहुत की है अपने स्तर पे, लेकिन इसमें कोई संपर्क नहीं किया। ये बचपन से भी ऐसे ही था, थोड़ा बेघर बताए निकल जाता था। साल बाद में जब मिले घर खुशी के मारे हैं। आज पूरा घर खुश है एकदम। थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा हम खुशी इजहार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पूरा घर खुश है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी रायपुर से खबर है, प्रदेश में कल से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में रेस्टोरेंट और क्लब भी खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बार बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। प्रदेश में कल से शॉपिंग मॉल खुल जाने वाले हैं। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और क्लब भी खुल जाएंगे। लेकिन क्या नहीं खुलेगा वो है सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और बार। ये सब बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। रायपुर से, राजधानी से ये खबर, महत्वपूर्ण खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दे रहे हैं। और साथ ही एक और फैसला लिया गया है कि रायपुर से ये खबर बता रहे हैं कि बस सेवा कल से शुरू हो जाएगी। राज्य के अंदर बसों के संचालन की अनुमति दी गई है। कल से एक जिले से दूसरे जिले में बसें चलने लग जाएंगी और यात्री बसों को एसओपी नियमों का पालन करना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चल जाएगी। नियम जो बनाए गए हैं इसका पालन करना पड़ेगा। परिवहन आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नियम होंगे, एसओपी नियम क्या है ये सुरेंद्र, और क्या कुछ ये निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी किए गए? देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि जिस तरह से कल मॉल और ये रेस्टोरेंट, बार वगैरह, क्लब खुल जाएंगे, लेकिन सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। और जिस तरह से मॉल्स खुलेंगे, लेकिन जो बच्चों के खेलने के लिए जो गेम्स वगैरह, जो उनका एक अलग से एरिया रहता है, वो नहीं खुलेगा बच्चों के लिए। जो
गेम्स होते हैं वो एरिया नहीं खोला जाएगा, और जो नियम शर्तों के अनुसार और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ में, और वहां पे जो भी लोग रहेंगे, जो दुकानें होंगी खुलेंगी मॉल्स के अंदर, वो सारे नियम कायदे जो हैं जो भारत सरकार के, उनको भी पालन करना होगा। इसके अलावा कल एक बड़ी ये खबर है कि जिस तरह से 19 मार्च से बस की सेवा बंद थी, वो कल से बहाल हो जाएगी, और जो इंटर स्टेट की जो बसें हैं, एक जिले से दूसरे बस से जाने वाले लोगों के लिए वो खुल जाएंगी। लेकिन उसके लिए शर्तें ये रखी गई हैं कि जो बस का जो ड्राइवर होगा, कंडक्टर होगा, बस के ड्राइवर के बीच में एक पर्दा लगाना होगा, जो जिस तक जो है वो कोई भी व्यक्ति वहां तक ना पहुंच पाए जो ड्राइवर के पास में। और साथ ही इसके अलावा मास्क के लगाना अनिवार्य होगा ड्राइवर कंडक्टर के साथ। जो भी यात्रा करेंगे यात्री, उनके लिए भी मास्क अनिवार्य किया गया है, तो बिना मास्क के बस पर बैठने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो इंटर स्टेट जाने के लिए जो ई पास जारी किए जा रहे थे, अगर कोई व्यक्ति का दूसरे जिले में जाना चाह रहा था तो उसकी भी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं। लेकिन जो नियम कानून है कि जिस तरह से जो भारत सरकार के जो कोविड-19 को लेकर जो नियम बनाए गए थे, उनका पालन करना होगा। लेकिन ये बसेस जो काफी समय से मार्च से बंद थी, वो कल से चलना शुरू हो जाएंगी। तो मान के करीब 4 से 5 हजार जो अधिक जो बसें हैं, जो इंटर स्टेट की और अन्य जिलों की जो बसें एक दूसरे से दूसरे जिले जाने के लिए, तो उनको एक बड़ी राहत दी गई है। लेकिन नियम कानून को पालन करना होगा, और जो नियम भारत सरकार के हैं उनको भी पालन करना होगा। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस जानकारी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।